नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है ये इतना खुद का बचाव कर रही है कि हर परीक्षा को टालने की इनकी कोशिश है। और इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले कम से कम 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए महाराष्ट्र विधानसभा का कोई सभापति है नहीं, उपसभापति से ही काम चलाया जा रहा है। और बार बार पूछा जाता है तो कहते हैं कि उसकी जल्दी क्या है, लेकिन सभापति नहीं चुनते। तो ये जो इनकी परिस्थिति है, इसमें एक नया संकट आ गया है। और नया संकट ये है कि 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। देश भर में जो 6 जगह खाली है राज्यसभा की, इसके लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव डिक्लेयर कर दिया है। यानी जिनका टाइम होता है, मुहूर्त होती है, फिर भी जो पहले ही रिज़ाइन कर जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, तो वो जगह भरने के लिए उपचुनाव लिया जाता है। और ऐसा मानना है कि, और रूल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में उस जगह पर दूसरे को चुनकर लाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में जो राजीव सातव नाम के बिल्कुल जवान और नए कांग्रेस नेता थे, ये जो कुछ पिछले 2 साल में राज्यसभा पर चुनकर आए थे, उनकी कोरोना काल में मौत हो गई, तो वो जगह भरनी है। और इसलिए महाराष्ट्र में भी एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव होने वाला है। अब देखिए, बात ऐसी है कि महाराष्ट्र से 6 राज्यसभा सीटें चुनी जाती है जब उसका राउंड आता है 2 साल के बाद। लेकिन जबकि ये आम राज्यसभा चुनाव नहीं है, इसलिए एक ही सीट के लिए मतदान होने वाला है। जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो एमएलएज है, विधायक है, वो इसमें वोटर है। मतलब सीधा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में जिनके जो उम्मीदवार ज़्यादा एमएलएज के वोट पाएगा वो राज्यसभा में चुनकर जाएगा, और जिनको उतना विधायकों का वोट नहीं मिलेगा वो हार जाएगा। यानी चुनाव होगा तो शायद ये भी हो सकता है कि भाई एक पार्टी के राज्यसभा सदस्य की मौत हो गई है, तो उसी पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा तो उसे निर्विरोध चुना जाए और अपोजिशन पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। मतलब बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होगा ये कोई आज बोल नहीं सकता, क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र की इतने स्ट्रगल में चली गई है, या लड़ाई की स्टाइल हो गई है कि एक जगह पर एक कारण से हर बार राजनीति की लड़ाई होते रहती है। तो ये अगर चांस मिलता है तो बीजेपी वहाँ आसानी से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनने नहीं देगी, यानी जीतने नहीं देगी। इसलिए बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन मुझे उसकी कोई सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से पिछले 1.5 साल से 2 साल से राजनीति महाराष्ट्र की चल रही है, तो हर मुद्दे पर अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ भी राजीव सातव की जगह जो खाली हो गई है, उस पर जो उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, उसके लिए बड़ी तगड़ी लड़ाई होगी और उसमें बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी। हाँ, एक बात है, एक जगह जीतने के लिए ये लड़ाई नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा इस उपचुनाव का महत्व जो है वो किसकी ताकत कितनी है ये दिखाने के लिए। और अगदी बिल्कुल एकदम सीधी बात बता दूं तो जिस कारण से महाराष्ट्र विधानसभा के जो एमएलएज है, विधायक है, उनकी संख्या दिखाने में महाविकास आघाड़ी डरती है
वो डर का कारण ही इस लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। जब ये सरकार बनी तो विधानसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस को बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने अलायंस तोड़ दी, युति तोड़ दी और शिवसेना दोनों कांग्रेस के साथ चली गई। इससे जो कटुता आ गई है, कड़वाहट आ गई है, तो इसलिए हर बात में बीजेपी कुछ ना कुछ निकालकर महाविकास आघाड़ी से लड़ती है और जहां चांस होगा वो चांस छोड़ती नहीं है। तो ये बात है कि इसीलिए तो जब पहली बार जब नया सरकार बना और विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए नाना पटोले, तो आसानी से चुने गए थे क्योंकि नया नया गठबंधन था तो सब इकट्ठे रहते थे। लेकिन 1-1.5 साल के बाद महाविकास आघाड़ी या जो महागठबंधन है उसमें आपस में जो झगड़े शुरू हो गए, उससे अब तीनों पार्टियों को भरोसा नहीं है कि हमारे अपने अपने जो एमएलए है, विधायक है, वो महाआघाड़ी के नाम पर इकट्ठा रह सकते हैं। और इसलिए जब नाना पटोले ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उसके बाद से पिछले 6-7 महीने, शायद 8 महीने महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष पद खाली है, वो भरा नहीं जा रहा है। उसके लिए 2 अधिवेशन यानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हो गया और बीच में 2 दिन के लिए मानसून अधिवेशन भी हो गया, लेकिन दोनों अधिवेशनों में, सेशंस में सभापति नहीं चुना गया। राज्यपाल ने भी बार बार बताया कि भैया आप विधानसभा का अध्यक्ष क्यों नहीं चुनते, उसका जवाब तो नहीं दिया जा रहा है। हाँ बोलते हैं उसकी जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। और दो अधिवेशन जो है विधानसभा के विधिमंडल के, वो बिना सभापति अध्यक्ष हुए चलाए गए। इसका मतलब सीधा है कि अगर ये चुनाव होता है तो आघाड़ी में जो 169 या कुछ 168 168 एमएलए महाविकास आघाड़ी के है ऐसा माना जाता है, वो सब के सब एक साथ वोटिंग नहीं करे और सभापति पर अपोजिशन का कैंडिडेट चुनकर आया तो बुरी हालत हो सकती है विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी की, महाविकास आघाड़ी की। इसीलिए तो ये चुनाव बार बार टाला गया है। पूछा जाए तो सवाल का जवाब भी टाला जाता है, लेकिन जिस ढंग से वो चुनाव होना है उसी ढंग से ये राज्यसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए, चुनकर एक ही आना है। मतलब सत्ताधारी जो पार्टी है, महाविकास आघाड़ी जो है, उसके पूरे के पूरे एमएलए अगर कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ खड़े नहीं हुए और उसमें से समझो 25-30 एमएलएज ने अपोजिशन को वोटिंग कर दिया, तो पिक्चर क्लियर हो जाती है कि महाविकास आघाड़ी में जो आंकड़े राज्यपाल को बताए गए थे, वो सब एमएलए, सब विधायक उद्धव ठाकरे सरकार के साथ नहीं है। ये उसका पहला, हम बोल सकते हैं, सिंबल होगा, पहला सबूत होगा कि जब ये सरकार बनी तब जितने एमएलए इनके साथ एक दिल से थे वो अब नहीं रहे। उनमें बड़ी नाराज़गी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, ये सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, ऐसा कुछ एमएलए मानते होंगे, या हमारा जो काम है वो तो नहीं हो रहा है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, तो ये सरकार में रहने से क्या फ़ायदा है। ऐसी मानसिकता अगर 30-35 अलग अलग पार्टी के एमएलए हो सकते हैं, लेकिन 30-35 एमएलए के मन में अगर ये आशंका है तो वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट जो होगा उसको परास्त करेंगे, हराएंगे, पराजित करेंगे, और वो फिर उद्धव ठाकरे सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है। हाँ, ये जो कुछ नाराज़ एमएलए है वो एक पार्टी के है ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसी ढंग से 4 साल पहले या 3 साल पहले
गुजरात में कुछ हुआ था, आपको याद होगा, 4 साल पहले की बात है। गुजरात में जो 2 या 3 एमएलए राज्यसभा एमपी चुने जाने वाले थे, उसमें पहली बार अमित शाह जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी कैंडिडेट थे, स्मृति ईरानी कैंडिडेट थी, और कांग्रेस की तरफ से एक जगह जो उनको मिलनी चाहिए उस पर अहमद पटेल उम्मीदवार थे। फिर भी कांग्रेस से टूटा हुआ एक एमएलए बीजेपी ने राज्यसभा के लिए तीसरा कैंडिडेट करके खड़ा किया था, और स्मृति ईरानी और अमित शाह आराम से चुनकर निकल गए, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए अहमद पटेल को बहुत बहुत जूझना पड़ा था। आपको याद होगा, रात 2 या 3 बजे तक ये वोट कैंसिल करे या रखे, इस पर क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट होते रहे, और आखिर में अहमद पटेल एक वोट से जीत गए। तो राज्यसभा को चुनाव किस ढंग से होता है ये मैंने बताया, लेकिन अगर लड़ाई होनी है तो किस परिसीमा पर निकल जाती है, उसका वो उदाहरण है जो अहमद पटेल को अनुभवना पड़ा था। अब ये बात है कि उस वक्त जो हुआ था वो यहाँ होगा क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 कैंडिडेट खड़े नहीं हैं, यानी 3 सीटों के लिए नहीं, 2 सीटों के लिए नहीं, सिर्फ एक सीट के लिए चुनाव होना है। और एक बात समझ लो, एक बात इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है, बीजेपी के पास 105 से ज़्यादा एमएलए है और आघाड़ी के पास कम से कम 170 के आसपास एमएलए विधायक है, तो इसका फासला बहुत लंबा है। समझो 60 से ज़्यादा विधायक आघाड़ी के पास ज़्यादा है, फिर भी अगर उनमें से कुछ 15-20 बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी के वोट 135, 130, 125 हो सकते हैं। लेकिन कुछ आघाड़ी के नाराज एमएलए अगर गलत ढंग से वोट दे तो उनका वोट बाद हो जाएगा, उनका वोट तो बाद हो जाएगा। तो इस कारण बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आ सकता है, और अगर बीजेपी का कैंडिडेट इस राज्यसभा चुनाव में जीतेगा तो मान लो कि उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और शायद इसीलिए हमारे अपने एमएलए कितने नाराज़ है ये तो हर पार्टी को, शिवसेना को मालूम होगा, एनसीपी को मालूम होगा, कांग्रेस को भी मालूम होगा, उनमें से कौन दगाबाजी कर सकता है ये भी उनको मालूम होगा। तो इसी कारण से ये तीनों पार्टियां विधानसभा का अध्यक्ष चुनना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो चुना गया तो उनको विधानसभा में बहुमत नहीं, उसका वो सबसे बड़ा सबूत होगा, और फिर राज्यपाल बोलेंगे कि चलो नहीं, अब आप फिर से मेजॉरिटी प्रूव करो, और वो नकार नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव बार बार टाला जा रहा है। तो उसी ढंग का एक दूसरा चुनाव आता है तो उसको उद्धव ठाकरे सरकार के लिए, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए अग्निदिव्य मानना चाहिए। अगर इसमें नाराज एमएलए, अच्छा दूसरी बात ये कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें एमएलए वोटर होते हैं और वो गोपनीय सीक्रेट वोट होता है, इसलिए अगर ये चुनाव में आघाड़ी के कुछ एमएलए अगर गैर हाजिर हो गए, उन्होंने गलत ढंग से वोट किया, या कुछ एमएलए गुस्से में बीजेपी के साथ आ गए, तो कितनी बड़ी मुश्किल महाविकास आघाड़ी के लिए पैदा हो सकते ये आप समझ लें। इसलिए मैं मानता हूँ कि 4 अक्टूबर को होने वाला जो राज्यसभा का उपचुनाव है उसमें अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो हारने के लिए नहीं होगा, वो महाविकास आघाड़ी या उद्धव ठाकरे सरकार के लिए अग्निदिव्य खड़ा करने जैसा होगा। दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।